जून 1991 का टाइम था। इंडिया एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन से भी कम हो चुका था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा थे। गल्फ वॉर की वजह से फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे और जो हमारा फाइनेंशियल रिजर्व था वो 3 हफ्तों के इंपोर्ट को भी सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया को फर्दर लोन देने के लिए रेडी नहीं था और हम अपने लोन्स को डिफॉल्ट करने के बहुत करीब थे और इंडिया एक ऑलमोस्ट फेल्ड फाइनेंशियल कंट्री बनने वाला था। ऐसे में एक एसेट क्लास था जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन से बच पाए और वो है गोल्ड। हमने अपना 67 टन गोल्ड इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड को प्लेज किया और $600 मिलियन से ज्यादा पैसे रेज करके इंडिया को उस इमीडिएट क्राइसिस से बचाया। ये हमारी हिस्ट्री का एक काफी पेनफुल मोमेंट है, बट ये हमारे लिए गोल्ड एज एन एसेट क्लास की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इसको समझाता है। आज इस बात को 34 इयर्स हो चुके हैं, पर फिर भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन काफी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड है। जहां वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर गोल्ड को यूजलेस मानते हैं। If you buy an ounce of gold today and you hold it 100 years, you can go to it every day and you can coo to it and you can caress it and you can fondle it and 100 years from now you'll have 1 ounce of gold and it won't have done anything for you. वहीं रे डैलियो जैसे फेमस इन्वेस्टर या फिर रिच डैड और पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी उसी गोल्ड को एक रियल मनी मानते हैं। But gold will be there forever. This is God's money. इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या फैक्टर हैं जो गोल्ड को इम्पोर्टेंट बनाते हैं और यही समझने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और अगर उसे हमें अपने पोर्टफोलियो में लाना है तो कितना और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित उपाध्याय और मैंने रिसेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और मैं अपने इस चैनल और वीडियोस के थ्रू अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गोल्ड एज एन एसेट क्लास की हिस्ट्री हमारे इवोल्यूशन से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। आज से लगभग 6000 साल पहले गोल्ड की वैल्यू स्टैब्लिश हो चुकी थी, चाहे वो इजिप्शियन, मेसोपोटामी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो। गोल्ड हमेशा से बहुत ही प्रीशियस माना जाता था। आज से लगभग 3000 साल पहले टर्की में गोल्ड कॉइन बने जिन्हें करेंसी या मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया। तब से पूरी दुनिया में गोल्ड इंटरनेशनल ट्रेड का एक मीडियम बन गया। आई होप आप सभी जानते होंगे कि मौर्य गुप्त डायनेस्टी के अंडर में इंडिया सोने की चिड़िया कहलाया जाता था और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेडर्स, चाहे वो गजनी हो, नादर शाह हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ही हो, वह इंडिया इसी गोल्ड लूटने के इरादे से आए। मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत कुछ गोल्ड के अराउंड हो रहा था। 19th सेंचुरी में गोल्ड स्टैंडर्ड आया जिसमें कि करेंसी की वैल्यू गोल्ड के अगेंस्ट एस्टैब्लिश कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $1 है सो टेक्निकली गवर्नमेंट के पास उसके अगेंस्ट गोल्ड स्टोर रखा हुआ होता था। यह गोल्ड स्टैंडर्ड 1971 तक चला और उसके बाद गोल्ड करेंसी से अलग एक ट्रेडिशनल कमोडिटी बन गया और गोल्ड प्राइसेस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करने लगे। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड भी गोल्ड से कुछ बहुत ज्यादा छूता नहीं रहा। अगर 70s की बॉलीवुड मूवी को आप याद करेंगे तो सारे विलन अक्सर गोल्ड स्मगलर हुआ करते थे। अजीत का वो फेमस डायलॉग मोना कहाँ है सोना आपको याद होगा। इन सभी का रूट कॉज गवर्नमेंट की गोल्ड कंट्रोल पॉलिसी जो कि 1967 में लाई गई थी। इसमें गवर्नमेंट ने गोल्ड ट्रेडिंग पर कंट्रोल लगा दिया था और लोग एक्सेप्ट ज्वेलरी प्योर गोल्ड नहीं खरीद सकते थे और वहीं से शुरुआत हुई गोल्ड स्मगलिंग की और बॉलीवुड मूवी में उसके इंक्लूजन की। यह सब इंसिडेंट ये बताते हैं कि गोल्ड हजारों साल से ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट रहा है और ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टोरी गोल्ड से हमेशा से जुड़ी रही है। इसके पीछे सिर्फ गोल्ड की चमक या उसकी यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि नॉन रिएक्टिविटी, मेलिएबिलिटी या लो मेल्टिंग पॉइंट या सॉफ्टनेस ही नहीं है। यह सही में एक लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्स है। अर्थ के गोल्ड डिपॉजिट का लगभग 80% ह्यूमन ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुका है और सिर्फ 20% ही एक्सट्रैक्ट करना बाकी रह गया है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि गोल्ड बहुत ही प्रीशियस है और भी प्रीशियस होता जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और गोल्ड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है कि क्या गोल्ड वाकई में एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेटर है। अगर 1950 में आपके दादाजी ने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा था तो उन्हें 99 रुपीज देने पड़े होंगे। उसकी कीमत 75 ईयर्स में बढ़कर के लगभग 95,000 हो गई है। यह 9.5% का एनुअल रिटर्न है और यह अगर हम रीसेंट टाइम
टाइम में देखते हैं तो 2005 से 2025 तक गोल्ड के प्राइसेस 13.87% बढ़े हैं। तो ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक काफी सिग्निफिकेंट वेल्थ जनरेटर है और ये लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करता रहा है। तो इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि क्या गोल्ड इक्विटी से बेहतर परफॉर्म करता है। यहाँ ये कंपैरिजन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम फ्रेम सेंट्रिक भी है। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विटी मार्केट के मई न्यूज़लेटर को देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आती है। अगर किसी ने 1 अप्रैल 2005 से हर साल 10 ग्राम गोल्ड खरीदा तो 1 अप्रैल 2025 में उसकी वैल्यू 18.57 लाख होती है, जो कि 13.19 का एनुअल रिटर्न है। वहीं अगर उतने ही अमाउंट का निफ्टी 50 इंडेक्स खरीदा होता तो उसकी वैल्यू 16.38 लाख होती, जो कि लगभग 11.90 का एनुअल रिटर्न है। इट मींस कि लास्ट 20 सालों में और स्पेशली लास्ट के 2-3 सालों में गोल्ड ने जो रिटर्न दिया है वो इक्विटी से कंसिडरेबली ज्यादा है। ये काफी चौंका देने वाला रिजल्ट है। इस पीरियड को अगर हम बढ़ा करके 25 साल करें तो इक्विटी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है। यहाँ इक्विटी का रिटर्न 25 सालों में लगभग 13.4% रहा है और गोल्ड का 12.5% रहा है। ओवरऑल इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम टाइम पीरियड को बढ़ाते जाते हैं इक्विटी का रिटर्न गोल्ड से बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे जुड़ा दूसरा सवाल है कि क्या गोल्ड इक्विटी के साथ एक अच्छा एसेट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो कि एसेट एलोकेशन के बारे में बताता है तो आप समझ सकते हैं कि एसेट डाइवर्सिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे डिफरेंट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करें जिनका कि आपस में कोरिलेशन बहुत ही कम या लूज हो। इसका मतलब ये है कि आइडियली जब एक एसेट गिरे तो दूसरा एसेट अप्रिशिएट होना चाहिए और वही सबसे बढ़िया एसेट एलोकेशन है। गोल्ड ने काफ़ी बार ये इंडिकेट किया है कि वह इक्विटी के साथ एक काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफायर है। इसका टेस्ट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 और रीसेंट यूएस रेसिप्रोकल टैक्स के टाइम में भी काफ़ी विजिबल हुआ। यहाँ मैं आपको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही अच्छे रिसर्च पेपर के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया में जब कोविड-19 से जूझ रहे थे वहाँ निफ्टी 50 25% से भी ज़्यादा क्रैश कर गया था एक बड़े शॉर्ट पीरियड में। और इंटरेस्टिंगली उसी पीरियड के अंदर गोल्ड ने सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज दिखाया। ये सिर्फ प्राइस इंक्रीज ही नहीं था, नेट ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ गोल्ड जो है वो निफ्टी से कहीं ज़्यादा था, जो ये बताता है कि लोग गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह से कंसिडर कर रहे थे और इक्विटी बेच करके गोल्ड खरीद रहे थे। इसी एस्पेक्ट को IJCRT की एक बहुत ही डिटेल रिसर्च में भी पॉइंट आउट किया है कि मैथमेटिकली गोल्ड के रिटर्न और इक्विटी रिटर्न में सिग्निफिकेंटली नेगेटिव कोरिलेशन है। तो इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गोल्ड इक्विटी के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफायर है। ये स्पेशली क्राइसिस के टाइम में इक्विटी के कंप्लीट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और साथ में गोल्ड एक ऐसा डाइवर्सिफायर की तरह रखते हैं और फ्यूचर में फॉर अनएक्सपेक्टेड रीज़न अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में से पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है और उस समय अगर इक्विटी काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है तो आप गोल्ड में से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली इन दैट पीरियड गोल्ड तो अपने पीक पर रहा होगा और जब इक्विटी गिरा हुआ होगा। इससे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड रहेगा। तो क्या गोल्ड एक परफेक्ट एसेट है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। गोल्ड ने काफ़ी ईयर्स ऑफ डिक्लाइन और स्टेगनेंसी देखी है। 80 से 2000 तक गोल्ड US डॉलर में 61% तक गिरा हुआ था, जो काफी सिग्निफिकेंट है। कैपिटल माइंड की रिपोर्ट में देखेंगे तो कई डिकेड्स में गोल्ड का रिटर्न नेगेटिव या सिंगल डिजिट में रहा है, पर इसमें एक सरप्राइज फैक्टर है। गोल्ड का ये प्राइस USD में डिफाइन होता है। सो ये रिटर्न अगर INR में देखते हैं तो सिग्निफिकेंटली हायर हो जाता है। अगर इस ग्राफ में गोल्ड के रिटर्न INR और USD में देखेंगे तो समझ में आता है कि USD में चाहे गोल्ड का प्राइस स्टैग्नेंट रहा हो या डिक्लाइन हुआ हो, पर INR में कंसिस्टेंटली पॉजिटिव और इंक्रीज हुआ है। इसका मेन रीजन है रुपी डिप्रिसिएशन। इस पूरे पीरियड में रुपी का वैल्यू USD के कंपैरिजन में गिरता रहा है। दैट इज द रीजन कि पिछले 65 इयर्स में गोल्ड का एनुअल रिटर्न USD के टर्म्स में चाहे 8.5% रहा है, वहीं INR के टर्म में
13% से ज़्यादा रहा है। ये बताता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, वहाँ गोल्ड करेंसी डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छा हेज है। एन ओवरऑल समरी अगर हम देखते हैं तो इवन इफ गोल्ड एक नॉन प्रोडक्टिव, नॉन कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट है, पर एक बहुत ही अच्छा एसेट प्रोटेक्टर और हेज अगेंस्ट इक्विटी एंड करेंसी डिवैल्यूएशन है। तो गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखना एक काफी सेंसिबल डिसीजन है। बट ये सवाल आता है कि यह परसेंटेज कितना होना चाहिए। इस टॉपिक पर काफी रिसर्च हुई है और इसमें एक पेपर काफी यूजफुल है जो कि गोल्ड का रोल पोर्टफोलियो में बताता है। वो बताता है कि 17% गोल्ड एलोकेशन सबसे ऑप्टिमम रिजल्ट देता है। ऐसी ही सिमिलर रिजल्ट्स इंडिया में हुए एक रिसर्च को जो कि मिस्टर सरावगी ने की थी उससे भी आते हैं, जहां पर कि 10% इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इन रिटायरमेंट पोर्टफोलियो ब्रिंग्स बेटर स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। इस वीडियो में मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के मेथड्स को डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर करना चाहूँगा। बट फिर भी अगर एक कंक्लूजन के लिए एक थोड़ा सा डिटेल अगर देना चाहूँ तो ब्रॉडली हमारे पास दो तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला है फिजिकल गोल्ड जो कि ज्वेलरी या गोल्ड बार या कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है, और दूसरा मेथड वो है डिजिटल गोल्ड जो कि गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड के फॉर्म में हो सकता है। फिजिकल गोल्ड के कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि फिजिकल स्टोरेज इश्यूज, थेफ्ट रिस्क एंड प्योरिटी कंसर्न। वहाँ टैक्स भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है। वहीं डिजिटल गोल्ड काफ़ी सिंपल है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी सिंपल है, एक्सपेंस काफ़ी कम होते हैं और टैक्सेस भी यहाँ पर काफ़ी फेवरेबल हैं। तो मैं डिजिटल गोल्ड को ही रिकमेंड करना चाहूँगा। और इन सब मेथड के अंदर गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों ही काफ़ी अच्छे मेथड्स हैं। पर्सनली मैंने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू ही गोल्ड में मोस्टली इन्वेस्ट किया था, बट अभी जैसा कि आप सभी जानते होंगे वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो मैं गोल्ड ETF के थ्रू ही अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरा गोल्ड एलोकेशन लगभग 5% के करीब है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं इसे 10% पर ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने इस गोल्ड इन्वेस्टमेंट का लाइव एग्जांपल दिखा सकूं, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके गोल्ड को लेकर के कोई स्पेसिफिक सवाल हैं या कमेंट्स हैं तो उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो काफ़ी रिसर्च सेंट्रिक है और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लगभग 50 से भी ज़्यादा पेपर्स को स्टडी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले कंटेंट को आप बड़े इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस हुए सारे ही रिसर्च पेपर्स के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप इसे बाद में रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो मेरा पहला एसेट एलोकेशन का वीडियो है, वो भी शायद आपको काफ़ी यूजफुल लगेगा, उसे भी चेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक बाय बाय।